नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किंग मेकर। किंग मेकर में आज बात होगी उत्तराखंड क्रांति दल की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी जी। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात की जाए तो आज उत्तराखंड यानी देवभूमि जो एक राजधानी के तौर पर, एक राज्य के तौर पर अगर अस्तित्व में है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की एक बड़ी भूमिका थी। या फिर कहें कि जो आंदोलन, जो शहादत और जो संघर्षों का परिणाम उत्तराखंड राज्य था, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी भूमिका थी। अब सवाल यह है कि जब राज्य बनाने में जिस राजनीतिक दल की बड़ी भूमिका रही हो, आज राज्य में उसकी भूमिका क्या है और क्या इस राज्य में जो सरकार बनेगी, 2022 में जो सरकार बनेगी, उसमें यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल किंग मेकर की भूमिका अदा करेगा। तो काशी सिंह ऐरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल, 2022 के इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी भूमिका किस रूप में देखता है? देखिए, 2022 के चुनाव में हमारे यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं। हम लोग 70 की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम किसी राष्ट्रीय दल या दिल्ली की किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी क्षेत्रीय ताकतें हैं जो उत्तराखंड के विभिन्न सवालों को लेके संघर्षरत रही हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, और उन सरोकारों को लेके लड़ती रही हैं। उन सबको साथ मिलाकर जो राष्ट्रीय दलों ने ये लूट खसोट की है उत्तराखंड की, उनके खिलाफ जो मत है, उस मत को बंटने से रोकने के लिए हम छोटे ऐसे जो उत्तराखंड की आंदोलनकारी ताकतें हैं, छोटे दल हैं, संगठन, जन संगठन है, उनसे हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे। और वरना उत्तराखंड क्रांति दल 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐरी साहब, आपने तो बहुत लंबा अरसा इस उत्तराखंड राज्य को दिया, वो फिर आंदोलन के रूप में रहा हो, राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व के तौर पर रहा हो, आपने तमाम चीजें देखी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के लिए सबसे बड़ी भूमिका आपने अदा किया? देखिए, दो खास वजह जो उसमें है। एक तो ये है कि 1994 में जब आंदोलन बहुत व्यापक हो गया, तो विभिन्न तबकों से ये मांग आई कि हम भी उत्तराखंड आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे डंडे के नीचे हम नहीं आएंगे। तो उनका खास बात थी कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल ही उस मूवमेंट को लीड कर रहा था। तो हमने कहा, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप झंडा डंडा हटा के कोई एक नया मोर्चा बना दीजिए। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारा अभीष्ट, हमारा उद्देश्य उत्तराखंड राज्य हासिल करना था, अपना पॉलिटिकल जगह बनाना हमारा उद्देश्य नहीं था। 1996 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड राज्य हासिल करना था। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस चुनाव का बहिष्कार करिए, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करने का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि राज्य के लक्ष्य को कितना जल्दी हम हासिल कर सकें। तो हमने वो आह्वान दिया, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। हमको मालूम था कि पूरी तरह से हम सफल नहीं होंगे इसमें, कैसे कैसे जगह पर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बूथों से बैलेट बॉक्स खाली आए, बहुत उसका असर पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड राज्य की मांग को बहुत बल मिला, बहुत पब्लिसिटी मिली, और उसमें हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को एज पार्टी नुकसान हुआ, लेकिन राज्य के मांग को हम हाईलाइट करने में और राष्ट्रीय एजेंडे में लाने में सफल हुए। और उसी का नतीजा हुआ कि 96 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री देवी गौड़ा जी थे, तो उन्होंने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से ये घोषणा उन्होंने की कि उत्तराखंड राज्य बनेगा।
तो हम राज्य बनाने के उद्देश्य में तो सफल हो गए, लेकिन पार्टी कमजोर हो गई। कि 2002 में 4 सीटें, 2007 में आप 3 सीटें, 2012 में आपकी 1 सीटें, 2017 में आप बगैर सीट के, 2022 मतलब आप उत्तराखंड की आपको नब्ज मालूम है, उत्तराखंड की आपको मुद्दे मालूम हैं, उत्तराखंड की आपको जरूरतें मालूम हैं। बावजूद उसके अगर जन सरोकारों के साथ यूकेडी अपने आप को नहीं जोड़ पाई तो क्या उसके पीछे की वजह सत्ता लोलुपता रही? 2002 में आप कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, नहीं, 2007 में आप बीजेपी के साथ खड़े हो गए, ठीक है। आप वजह क्या, जब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हमारी कोई चेष्टा नहीं थी, बावजूद इसके आपको क्या जरूरत थी उसी ट्रेडिशनल कांग्रेस और बीजेपी के साथ खड़े होने की, उनको समर्थन देने की? नहीं, 2002 में किसी को समर्थन नहीं दिया था। 2002 से 2007 तक हम सारे मुद्दों पर लड़ते रहे, 4 विधायक थे। 2007 में एक स्थिति ऐसी आई कि सरकार अस्थिर होने की जैसी स्थिति आई, और ऐसी भी स्थिति आ सकती थी कि दोबारा चुनाव हो। तो उसको टालने के लिए, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक ये कर्तव्य था, लोकतांत्रिक कर्तव्य भी था कि अस्थिरता ना आए, दोबारा चुनाव ना हो, तो फिर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर 9 मुद्दों को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। 2007 में केवल, 2002 में कोई समर्थन नहीं, हम बिल्कुल अलग थे, लड़ते रहे थे। और उसमें जब हम लोगों ने कई बैठकें हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ, समीक्षा करते थे हम कि हमारे मुद्दों पर आपने क्या क्या काम किया है, तो अंततोगत्वा हमको लगा कि ये इन मुद्दों को हल करने वाले नहीं हैं और ये केवल समर्थन लेना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया। जो आपका मूल प्रश्न है वो ये है कि ऐसी कमी क्यों आई मैंडेट में आपको समर्थन मिलने में, तो वो उसका एक कारण तो ये बात सही है कि लोगों में नाराज़गी आई ज़रूर। हमने तो अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया, लेकिन जनता को ये नहीं समझा पाए कि भाई ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। इतना स्वर्णिम अतीत किसी के साथ लगा हो और वो पॉलिटिकली आइसोलेट हो, हाशिए पर हो, कमी कहाँ पर? आपको कुछ तो एनालिसिस किया होगा ना आपने कि किस सालों में कहाँ कमी रह गई, यूकेडी में चूक कहाँ रह गई? देखिए, वो हमने भी अपना इंट्रोस्पेक्शन किया है, आत्मविश्लेषण किया है, और जहाँ तक रहा सवाल कि आपने वो मुद्दे उठाए कि नहीं उठाए, हम लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे सरकार में भी थे, सरकार में नहीं भी थे, तब भी राजधानी का सवाल 21 साल तक अभी अनसुलझा है। उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियों को बंटवारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 21 साल हो गए हैं। ऐसी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, शिक्षा की दुर्दशा है, चिकित्सा की दुर्दशा है, ये तमाम सारे सवाल हैं। 21 साल भी वैसे के वैसे ही हैं, और इन तमाम सारे सवालों पर हम लड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जन सुरक्षा कानून से मुँह मोड़ दिया हो। हाँ, एक चीज़ की जरूर कमी आई, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पार्टी में कुछ नेताओं में महत्वाकांक्षा होती है, ये सब होता है, तो थोड़ा क्योंकि हमारा यही है, हाईकमान भी हम ही खुद ही हैं, तो टूट फूट ज़्यादा हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसका भी असर पड़ा जनता में। और दूसरा, इलेक्शन मैनेजमेंट। आज की तारीख में आप समझते हैं, आप इसको भी महसूस करते होंगे कि बहुत महंगा हो गया इलेक्शन मैनेजमेंट, और हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन होते भी तो हम वो हथकंडे नहीं अपना सकते जो ये राष्ट्रीय दल अपनाते हैं। शराब बांटना, पैसा बांटना, तमाम सारे हथकंडे अपना के जनता का वोट खरीदते हैं, जनता के को भरमाते हैं, वो हम करते नहीं हैं। लेकिन जो मिनिमम मैनेजमेंट है, अपनी बात पहुंचाना जनता तक, हम क्या चाहते हैं, हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये पहुंचाने में हम लोग कमज़ोर साबित हुए और जनता तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आप 70 सीटों के लिए 70 प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आप सोचिए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आए हुए। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी न सिर्फ मजबूती के साथ अपनी आवाज पहुंचा पाई, बल्कि एक कॉम्पिटिटर बन के सामने आई है।
अभी तक तो चलिए वोटर परसेंटेज ना के बराबर सही यूकेडी के, लेकिन फिर भी नाम के लिए आप तीसरे नंबर की पार्टी थे। क्या 2022 के चुनाव में आपको लगता है कि आप वही पोजीशन भी सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल, सत्ता तो दूर की बात है। उससे आगे बढ़ेंगे। ये मैंने कुछ फैक्टर्स बताए जो हमारी कमी रही है, जिसके कारण हमको मैंडेट नहीं मिल पाया है। आज स्थितियां बदली भी हैं। जनता को अब 20-21 साल बाद ये समझ में आया है कि इन दोनों पार्टियों ने बहुत हमको धोखा दे दिया है। बारी बारी से यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता को समझ में आ गया कि दोनों पार्टियों ने धोखा दिया, इसलिए इस बार हमें चुनेगी जो है। तो दिल्ली की पार्टी देवभूमि में आकर के अपने पैर जमा रही है, और जिसका उदय ही केवल उत्तराखंड की इस आंदोलन से हुआ, आज वो लोगों तक समझा पाने में, लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में नाकाम रही। तो ये दोनों चीजें कहां से दिखते हैं? देखिए, उनको वो अपना स्पेस भरने के लिए आए हैं, स्पेस भर रहे हैं, ये बात एक अलग है। चुनाव का नतीजा अभी बाद में आएगा, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अपनी जगह पर है। हाँ, लोगों की सोच में थोड़ा फ़र्क आया है। वो उत्तराखंड क्रांति दल को अब समझने लगे हैं कि नहीं, हम लोगों ने गलती की है। जिन्होंने राज्य बनाया, राज्य के लिए संघर्ष किया, तमाम कुर्बानियाँ दी, उनके हाथ में अगर राज्य का नेतृत्व सौंपा जाता तो शायद राज्य की हालत ऐसी नहीं होती। कोरोना महामारी के काल में ये बात बहुत तेज़ी से लोगों ने महसूस की है, और उसका नतीजा ये है कि अब काफ़ी माहौल बदला है, जनता का सोच बदला है। और हम भी अपने जो चुनाव मैनेजमेंट का है, चुनाव में किस तरह से काम करना है, उसमें हम लोग भी तब्दीली ला रहे हैं, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। और जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, मैंने राजधानी का सवाल कहा, बेरोजगारी का सवाल कहा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये जैसे अच्छा, अलग क्या राजधानी, अगर बात करें राजधानी का मुद्दा जो है, कांग्रेस भी जोर शोर से उठा रही है। कहा वो तो 22 के चुनाव में जाएंगे, आपके कोर इशूज क्या होंगे, बड़े मुद्दे क्या होंगे? बड़े मुद्दे यही हैं जो मैंने आपको गिनाए। राजधानी का सवाल है, भू कानून का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, ये तो खैर है ही है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो परिसंपत्तियों का बंटवारा हमारा होना था, आप देखिए 21 संपत्तियों को लेकर अभी बड़ा जो है क्रेडिट लेने की कोशिश की। सतपाल महाराज ने कहा लंबे समय का विवाद सुलझ गया, ऐतिहासिक फैसला हो गया। मुख्यमंत्री 3 दिन लखनऊ रहे, आराम से लखनऊ घूमे, बड़े फैसले किए और वापस आए। तो आपको लगता नहीं कि अब ये मुद्दा रहा कहाँ, जब उनका विवाद ही सुलझा दिया उन्होंने? हाँ, विवाद सुलझा दिया, मतलब हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। विवाद तो उनके स्टेटमेंट से सुलझ गया है, लेकिन हमारे हाथ लगा क्या है, इसका ब्यौरा सरकार क्यों नहीं देती? एक श्वेत पत्र जारी करने की हमने मांग की है। सरकार कहती है होटल भी आपको मिला जा रहा है, होटल तो पहले भी आपको पैसा दे रहा, सिंचाई विभाग भी पैसा दे रहा है। इतने दिनों में ये एक रुपया लेके नहीं आए हैं। हमारा कहना ये है कि अगर आप एक चेक लाए छोटा सा, आप कुछ लाए तो जनता को बताइए। ये है हमारा, ये परिसंपत्ति विवादित थी, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये, जनता भी तो देखे। तो पर्दा डालने का काम किया गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। हम ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, और वो हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। कोई देनदारी हमको वापस नहीं कर रहे हैं। हम आज 72-73 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हैं। नया राज्य है, ये दे देते 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हमको दे देते, हम तो कर्ज मुक्त हो जाते। आज तो 4 इंजन हैं आपके। एक इंजन उत्तराखंड भाजपा सरकार, दूसरा इंजन केंद्र में भाजपा सरकार, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, और चौथा इंजन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ भी हमारे उत्तराखंड के हैं। तो 4 इंजन लग के आप खाली हाथ लौट आए हैं। इससे बड़ी दुर्गति हमारी क्या हो सकती है? लेकिन कम से कम राज्य में डबल इंजन का फायदा ये हो, ट्रिपल इंजन जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका फायदा कम से कम ये हुआ कि कुछ हद तक निगोशिएट तो हो गया। मायावती जी की सरकार थी तो आपको रास्ता तक देने से उन्होंने मना कर दिया था जो है। ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि योगी जी के राज में कम से कम इस बात को लेकर बातचीत तो हुई, सहमति तो बनी? मैं बातचीत हुई, सहमति बनी, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि किस किस पर सहमति बनी, किन चीज़ों पर सहमति बनी, उसका रोड मैप क्या है, उसकी समय सीमा क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए। इतने दिन में हो जाएगा। कानून का मुद्दा आप उठा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि हम सभी पक्षों से बात करके उसका जो है यथोचित फैसला लेंगे, जैसे हमने देवस्थानों पर फैसला किया। तो आपको लगता है कि भू कानून पर सरकार कुछ प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रही है या कुछ फैसला ले सकती है? हमें उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद तो है, क्योंकि उन्होंने हमसे भी सुझाव मांगे हैं। कमेटी जो बनी है
कमेटी ने सबको सार्वजनिक रूप से कहा कि आप अपने अपने सुझाव दो। हमने भी, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना पक्ष रखा कि ऐसे भू कानून होना चाहिए, और ये सब ले लिया, अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें सारी चीज़ें देख के, जनता की भावना देख के और यहाँ की परिस्थिति को देख के आपको जल्दी से जल्दी भू कानून पारित करना चाहिए। हम मुद्दे बनाए रखने में हमको अच्छा थोड़ी लगता है। मुद्दे हल हो जाए, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे। बड़ा सवाल देखिए, आपका भू कानून का मुद्दा, मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं। विकास का मुद्दा, वो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अभी गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि 85,000 करोड़ की योजनाएं जो है यहाँ जमीन पर उतरी। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड के विकास के लिए हमने दिया। केदारनाथ से लेकर के ऑल वेदर रोड, सब कुछ हमने जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की एक तरह से गंगा बहा दी। दूसरा, आपने कहा बेरोजगारी का, तो रिवर्स पलायन के लिए सरकार ने कहा कि एक बड़ी योजना तैयार है, रिवर्स पलायन हो रहा है जो है, इसका मतलब जो नुकसान हो रहा था वो भरपाई। ये सारी चीजें आपके कोर इशूज थे। अगर ये सारे कोर इशूज को लेकर के बीजेपी मान रही है, तो क्या कल अगर यानी 2022 के चुनाव में अगर 2-4 सीटों की जरूरत पड़ती है, तो क्या यूकेडी बीजेपी के साथ खड़ी होगी या कांग्रेस के साथ खड़ी होगी? इस बार किसके साथ? किसी के साथ नहीं। ये सारा आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकने का है। कौन सा 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया है? ऑल वेदर रोड हो गया, नो वेदर रोड। आप जो आपदा 3 दिन बारिश हुई तो ऑल वेदर रोड की पोल खुल गई है, पैसा खर्च हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार खूब है, लेकिन रोड की जो हालत है, आप किसी भी इसमें चले जाइए जहाँ ऑल वेदर रोड बन रही है, बहुत बुरी हालत है। नदियाँ पट गई हैं, पहाड़ कट के नीचे गिर गए हैं, लेकिन रास्ता हमारा अभी भी खतरे में है। तो ये जो विकास है, ये तो आंकड़ों का खेल बताते हैं। ये जमीन में क्या उतरा है, इसको हमारे चिकित्सा व्यवस्था क्या सुधरी है मालूम? सरकार के कोई जवाब है? हमारे स्कूलों की व्यवस्था क्या सुधरी? कोई जवाब है? हमारे रोजगार, जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया आज, वो आपने अखबार में विज्ञापन निकाल दिए कि हम इतने नौकरी निकालेंगे, लेकिन वो ज़मीन पे तो आपने निकाला नहीं है। आप एक एप्लीकेशन मांग रहे हैं, उसमें महीनों लग जा रहे हैं, तो बेरोजगारी का हाल बुरा है। उस पर क्या सरकार ने किया? तो जो ज़मीनी हकीकत है बिल्कुल अलहदा है, फ़र्क है। और आप कांग्रेस और बीजेपी का सपोर्ट करेंगे नहीं, उनको समर्थन देंगे नहीं। यूकेडी 0.7% वोट बैंक लेकर के 2017 के चुनाव में आप थे। आपको लगता है कि आप अचानक जो है आएंगे 36 सीटें लेकर के जो है अपनी सरकार बना लेंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो प्रासंगिकता कहाँ रही? तो सवाल, चुनौतियां तो बहुत सारी, चुनौतियां केवल बीजेपी और कांग्रेस के समक्ष ही नहीं, यूकेडी के भी समक्ष है। तो आप रेलेवेंट कैसे बनाएंगे? और जो आपने जिक्र किया था कि इससे पहले कि हमने इसलिए बीजेपी को समर्थन दे दिया था कि दोबारा चुनाव ना हो, मध्यवर्ती चुनाव ना होने पाए, इसलिए दिया। अगर वैसी स्थिति यहाँ बनती है तो क्या फिर सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि जो भी समर्थन देगा कांग्रेस या भाजपा, वो हमको समर्थन देगी। हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बना, क्योंकि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। वो जो मुख्यमंत्री देते हैं वो केंद्र सरकार के मुनीम होते हैं वो, और उनको जब चाहे बदल लेते हैं ना। लेकिन जनता आजकल मुनीमों को ही पसंद करती, क्या करे? अब जनता मुनीम को पसंद करेगी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि मुनीम किस तरह से बदले जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, यूकेडी से सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा आपको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा तो जल्दी हम घोषित कर देंगे। नहीं, फिर भी मतलब कम से कम मंच पर बैठे हैं जनता के सामने, जो कम से कम ये चीजें पता चलनी चाहिए। देखिए, हमारे 4-5-6 सीनियर लीडर्स हैं, उनमें से कोई भी एक चेहरा हो जाएगा, वो जाएगा। बीजेपी तो नारा दे रही है ना, युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार, अब की बार 60 पार। हमारा भी युवा हो जाएगा। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा युवा कोई नहीं, पहाड़ चढ़ करके देख ले। तो इस बार युवाओं की बात हो रही है। हमारे भी यहाँ युवा बहुत हैं, हमारे वहाँ भी युवाओं की कोई कमी नहीं है, महिलाओं की कोई कमी नहीं है, उसी में से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये मुख्यमंत्री का चेहरा इज नॉट अ प्रॉब्लम इन यूकेडी। प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम, हमारा चुनाव प्रचार है, करना है, शुरू कर रहे हैं अब। तो जनता को समझा पाएंगे? एकदम समझाएंगे, समझ चुकी है, और जो बचे खुची है तो उनको भी समझाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि क्या लगता है इस बार के अगर विधानसभा में समीकरण आप किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी को अगर देखें कितने सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को अगर देखें कितने, और इस बीच में यूकेडी कितने सीटें लाने का लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा लक्ष्य 20+ का है।
इसलिए मैंने कहा कि हम ही बनाएंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? लड़ने के लिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि 70 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीट शेयरिंग जो अन्य दलों से होगी तो उसको भी करेंगे, लेकिन 20+ का हमारा लक्ष्य है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। काशी सिंह ऐरी चुनाव लड़ेंगे? मैंने अभी तक तो मन बनाया नहीं था, लेकिन पार्टी का ये मानना है कि शायद आपको भी लड़ना पड़े, तो पार्टी को आवश्यक होगा। आपकी सीट हॉट सीट भी हो सकती है, चर्चाएं जिस तरफ जा रही हैं, तब भी चुनाव वहीं से डीडी हाट से ही लड़ेंगे? अब कोर्स बिल्कुल वहीं से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट सीट हो और ज़्यादा हॉट सीट हो, चुनाव लड़ना होगा, पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, चाहिए, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है इस बार के चुनाव में यूकेडी किंग मेकर बन के आएगी? सरकार किसी को भी बनानी है, यूकेडी को साथ लिए बगैर नहीं बना सकता। और यूकेडी सरकार बनेगी, यूकेडी किंग बनेगी। अब के इनको किंग नहीं बनाएंगे, यूकेडी खुद ही बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे काशी सिंह ऐरी जी। यूं तो शो है किंग मेकर का, लेकिन काशी सिंह ऐरी का अपना कहना कि इस बार यूकेडी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनेगी, और इस बार इतनी सीटें लेकर के आएगी कि बाकी राजनीतिक दलों की मजबूरी बन जाएगी यूकेडी को समर्थन देना। तब देखना यह होगा कि आखिर यूकेडी की दशा और दिशा क्या होती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।